हेलो स्टूडेंट, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 7 देश प्रेम नामक कविता, जो अनामिका द्वारा रचित है। हम लोग कविता में आगे बढ़े इससे पहले ये जान लेते हैं कि देश प्रेम, स्टूडेंट सभी को देश प्रेम शब्द सुन के ही लगता होगा कि हाँ, देश के लेकर प्रेम, यानी हमारे मन में देश के लिए जो प्रेम है उसी पर आधारित होगी प्रस्तुत कविता। हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल सही हैं। देश प्रेम यानी देश के प्रेम पर ही आधारित है ये कविता। अनामिका जी ने इसका बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि वर्तमान में जो वर्तमान युग चल रहा है, इस युग में क्या है, लोग धर्म हो या भक्ति हो या देश हो, इन सारी चीज़ों को एक किनारे कर दिए हैं और उनके सामने पैसा, बिजनेस, घर, दुनियावी हर एक चीज़ ज़्यादा आगे है। एक ज़माना ऐसा था जब राष्ट्रीय गान सुनते ही हम उठ खड़े होते थे। स्टूडेंट्स, एक ज़माना ऐसा था कि हम राष्ट्रगान सुनते ही उठ खड़े होते थे और सिनेमा घरों में भी अंत में जब राष्ट्रीय गान के वक्त सब उठ खड़े हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वे दिन बीत गए हैं, अब वो दिन बीत गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। आज चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, लेकिन हमारे अंदर वो राष्ट्रीय भावना, वो देश के प्रति जो प्रेम है, वो झलकता ही नहीं है। हाँ, दिखता तो ज़रूर है, सभी के पास राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा रहता है, सभी के पास अच्छे कपड़े पहन के घूमने निकलते हैं, बट वो दिखावा है। लेकिन वो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं बहुत से लोग। उन लोगों को देश के प्रति प्रेम रहा ही नहीं है। तो अनामिका जी ने प्रस्तुत कविता में यही संदेश देते हैं। कहती हैं कि अभी जो बिजनेस युग हो गया है, उद्योग है ना, तो उद्योग युग में पूंजीवादी जो लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास बहुत दौलत, बहुत धन है, धन दौलत है, तो सभ्यता में मनुष्य के हृदय में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही बसा हुआ है। ऐसी सभ्यता जिसमें सिर्फ पैसा बसा है मनुष्य के हृदय में, मन में। वह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को भी पैसे की तराजू में ही रखता है। व्यक्ति हो या फिर राष्ट्र हो, किसी को भी हो, वो पैसे से ही तौलता है। समाज के सभी संबंध जो प्रेम से जो प्रेम से पैदा होने वाली होती है, वो सारी चीज जो है खत्म हो चुकी हैं। उनका एकमात्र सहारा पैसा रह गया। अगर संबंध तभी है जब पैसा है, तभी। मानव की हृदय जो है हीन से हीन हो गया, बद से बदतर होता चला जा रहा है। प्रेम भाव की कमी आ गई है लोगों में। चाहे वो देश के लिए प्रेम हो, चाहे वो समाज के लिए प्रेम हो, चाहे वो इंसानों के लिए प्रेम हो, चाहे हमारे सगे संबंधियों के लिए प्रेम हो, लेकिन अब नहीं रहा है। ये वही मन है जिस मन में देश के प्रति, यानी इतना बड़ा और व्यापक नाम वो देश प्रेम है। तो देश प्रेम जो है, जो मन की गहराई से पैदा होती है, जो मन की गहराई यानी हृदय की गहराई से पैदा होती है, आज वो भी खत्म हो चुकी है इंसानों में। आज वो भी सिर्फ दिखावे मात्र के लिए बचा है। तो आज यही जमाना है। लोग धार्मिक धर्म में पड़े हुए हैं, लोग पैसे कमाने में पड़े हुए हैं, लोग देश को भूल ही गए हैं। देश की परंपरा, देश की एकता, उसको भूल गए हैं। तो इसी पर अनामिका जी ने प्रस्तुत कविता रचित किया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग जानते हैं, कविता की तरफ चलते हैं। और कविता में पहले ही कविता में बढ़ने से पहले हम लोग कुछ अनामिका जी के बारे में जान लेते हैं, यानी कावित्री का कुछ परिचय जान लेते हैं।
स्टूडेंट अनामिका जी, जैसे कि हम लोग बता चुके हैं, अभी हम लोग जान चुके हैं कि अनामिका जी ने प्रस्तुत कविता की रचना की है। इनका जन्म 1961 के उत्तरार्ध में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। इनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ 1961 में। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से PhD की। इनकी शिक्षा ध्यान से देख लीजिए, इनकी शिक्षा पहले तो ये ध्यान से देखना है कि 1961 मुजफ्फरपुर, जो कि कहाँ है, बिहार में है, तो इनका जन्म वहाँ हुआ। इनकी शिक्षा PhD इन्होंने की, किससे की? अंग्रेजी साहित्य से की, हिंदी साहित्य से नहीं, अंग्रेजी साहित्य से इन्होंने PhD की। अनामिका निबंध लिखती हैं। अनामिका क्या क्या लिखती हैं? निबंध भी लिखती हैं, अखबारों और पत्रिकाओं में स्तब्ध भी लिखती हैं, और कहानियों और उपन्यास रचती हैं, कविताओं और उपन्यासों का अनुवाद संपादन करती, कविता हो या उपन्यास हो उसका अनुवाद करती हैं, ट्रांसलेट करती हैं। अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेट करना। और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करती है। और क्या करती हैं? अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करती है, अंग्रेजी साहित्य के बारे में और जानती हैं। और उसके बाद जो बताया गया है कि एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में व्याख्यान देने से लेकर नारीवादी, किससे? नारीवादी पब्लिक स्फीयर में सक्रिय रहने तक वे और भी बहुत कुछ करती हैं, यानी बहुत कुछ है। पर सबसे पहले उनका क्या है? सबसे पहले और सबसे बाद में एक कावित्री। तो इनकी मुख्यतः हम लोग जानेंगे, एक कावित्री है। सबसे पहले और सबसे बाद में उनका मेन एक ही रोल है, एक ही स्थान है कि वो एक कावित्री है। उनकी प्रमुख कृतियां थोड़ा सा जान लेंगे, जो कि क्या है? पोस्ट एलियट पोइट्री में, ठीक है, अ वॉइस फ्रॉम, ठीक है, कंफ्लिक्ट टू आइसोलेशन, ये है। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख लें क्या क्या है। ये सारा चीज़ आप लोगों को याद करनी है, ये सारी चीज़ आप लोगों को क्या करनी है? याद करनी है। इसमें विमर्श देख लेना है, कुछ कविताएं लिखी हुई है वो देख लेनी है, कहानी है, कुछ संस्मरण है, ठीक है, उपन्यास हैं कुछ, और कुछ अनुवाद किए हुए हैं, तो उस अनुवाद के बारे में देख लेना है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे देखते हैं। अनामिका जी को कुछ पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। उनका जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, कब हुआ, उनकी शिक्षा क्या थी, उनकी कविता, उनकी रचना क्या थी, वो याद रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा खास याद रखने के उसके उनका ये भी है कि कौन कौन से पुरस्कार मिले और कब मिले। अनामिका राज्य भाषा परिषद पुरस्कार उनको मिला है 1987 में। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला 1995 में। साहित्यकार सम्मान पुरस्कार मिला 1997 में। गिरिजा कुमार माथुर सम्मान मिला 1998 में। परंपरा सम्मान मिला 2001 में। साहित्य सेतु सम्मान मिला 2004 में। तो ये सारे सम्मान से वो क्या विभूषित कर चुकी हैं, सम्मानित कर दिया गया है उनको। स्टूडेंट्स, हम लोग जान चुके हैं अनामिका जी के बारे में जो थोड़ा बहुत हमें जानना था। हम लोग बढ़ते हैं अब चैप्टर की तरफ, यानी कविता की तरफ। स्टूडेंट, प्रस्तुत कविता में हमें ध्यान देना है देश प्रेम, हमें पता ही है, तो देश प्रेम के कुछ चीज़ों पर हमें, कुछ लाइंस पर हमें ध्यान देना है कि लाइंस के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले पद पे ध्यान दें। अनामिका जी क्या कहती हैं? कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर। क्या होता है? कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट के जेब का अस्तर, तो छुपकर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। छुपकर
अस्तर के बिल में जाकर बैठते हैं कुछ चिल्लर। स्टूडेंट जान लेते हैं, कभी कभी का मतलब होता है कभी, अंदर मतलब भीतर, अस्तर मतलब तो पता ही है कोट के भीतर का कपड़ा होता है, पॉकेट के अंदर का जो कोट के भीतर का एक कपड़ा होता है उसको बोलते हैं अस्तर। छुप कर यानी चोरी से, बिल में यानी उसकी सुराख में, अस्तर की सुराख में, चिल्लर होते हैं खुले पैसे। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई है, ये तो पता ही है, देश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। तो रचयिता अनामिका जी हैं। इसका आशय क्या है, मेन हमारा उद्देश्य इसका आशय है। देखो, अगर ऐसा स्टूडेंट्स इस तरह का एक पद दे देगा आप लोगों को और इससे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तुत हाँ उपर्युक्त पद के जो है रचयिता कौन है, उपर्युक्त पद किस कविता से उद्धृत है, किस पाठ से उद्धृत है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, बस हमें याद रखना है पाठ। तो हमें उसी तरह से लिख देना है प्रस्तुत पद्यांश या उपर्युक्त पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से साहित्य संचयन के देश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है और इसकी रचयिता या रचनाकार या इसकी काव्यत्री जो है अनामिका जी हैं। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे। बट मेन इसका आशय कि इसके आशय स्पष्ट करो, इसका भाव स्पष्ट करो, इसका अर्थ स्पष्ट करो, तो वही चीज होता है। सबका मतलब एक ही है कि आशय स्पष्ट करते हैं। तो प्रस्तुत अंश में काव्यत्री का मानना है कि जब जेब में डाला हुआ पैसा, जब हम लोग क्या कहते हैं जेब में डाल देते हैं ना, तो डाला हुआ पैसा कोट के भीतर के कपड़े फट जाने पर नीचे ऐसी जगह जाकर छिप जाता है, यानी कोट के अस्तर छिप फट जाते हैं तो नीचे कुछ उसी अस्तर के छेद में जाकर छिप जाता है। और क्या होता है, छिप जाने के कारण कोट के भीतर का कपड़ा फट जाने पर वहीं छिपा हुआ रहता है और जिससे खोज पाना असंभव हो जाता है। तो हम लोग खोज नहीं पाते, वो वहीं छिपा रह जाता है, क्योंकि वहाँ वह जैसे मानो छिपकर बैठा हो, मानो वो लुका हुआ हो, मतलब छिपकर बैठा हो, चोरी से बैठा हुआ हो, जिसे कोई खोजना चाहे भी तो नहीं पा सके। काव्यत्री का यह कहना चाहती हैं कि आज के परिवेश में, यानी इस पद के माध्यम से कहते हैं काव्यत्री कि आज के परिवेश में हमारे देश प्रेम की जो भावना है उसकी जो स्थिति है फटे जेब में छुपे हुए चिल्लर पैसों की तरह हो गई है। तो क्या है कि चिल्लर पैसों की तरह हो गई, जो हमारे जेब में फटे हुए जेब में इस तरह से छिपे हुए है तो खोजने पर भी नहीं मिलती। उसी तरह से हमारे मन में, हमारे हृदय में जो है देश प्रेम इस तरह से छिप चुकी है, इस तरह से एक सुराख में, एक छेद में चली गई है तो खोजने से भी नहीं मिलता। जब उसका भार महसूस होता है तो हम उसे ढूंढ लेते हैं। जब लगता है कि हमारे अंदर देश प्रेम, यानी जब ऐसा मौका मिलता है, जब ऐसा अवसर आता है, जब आवश्यकता पड़ती है, जब ज़रूरत होती है, तभी वो देश प्रेम हमारे सामने आता है। जिस तरह से आवश्यकता के हिसाब से हम अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं और हमें वो छुपे हुए चिल्लर मिल जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे मन में छिपा हुआ देश प्रेम एक अवसर पर ही दिखाई पड़ता है, अन्यथा देश प्रेम हमारे मन में दिखाई नहीं पड़ता है। हम सब मनुष्य जो है अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, देश से प्रेम तो सिर्फ एकमात्र दिखावा ही रह गया है और हमारे मन के एक कोने में बैठ गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स की पहले पद आप लोगों को क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, हम लोग दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। कभी अचानक कुछ ढूंढते ढूंढते हुए फटे में अगर अड़ गई उंगलियां तो उद्घटित होते हैं गहन से। ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छुपा हुआ मेरे ही कोने अंतरों में मुझे मिला वह, जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। भारी भरकम एक नाम था देश प्रेम। अचानक का अर्थ होता है, पता ही है आप लोगों को, एकाएक, ढूंढते खोजते, अगर यदि, अड़ गई मतलब रुक जाना, वहां पर पहुंच जाना, उद्घटित मतलब होता है प्रतीत होना, गहन मतलब होता है गुफा या उसका छिद्र, यानी उसका छेद, है ना, वो हो जाता है। और
ठीक है, छुपा हुआ हो गया, मुझे गहन हो गया। और भरकम नाम था उसका। हाँ, भारी भरकम का अर्थ हो जाता है अत्यधिक वजन वाला, बहुत ज़्यादा वजन होना। ठीक है, चीज़ों मतलब क्या होता है? वस्तुओं। डर मतलब भय होता है। प्यार मतलब प्रेम होता है। तो आशय क्या है, क्या कहना चाहती है कावित्री जी, अनामिका जी प्रस्तुत पद के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? तो कावित्री जी प्रस्तुत पद के माध्यम से कहती हैं कि कभी ऐसा होता है जब हम फटी जेब में हाथ डालते हैं, कभी ऐसा हो जाता है जब फटी जेब में हाथ डाल देते हैं अचानक से, तो उसमें बने गुफा यानी जो छेद होते हैं, उसमें बने हुए जो छिद्र होते हैं, जो अस्तर फट जाते हैं, उसमें अंगुली जाकर फंस जाती है। और उसकी तली में जो उसके निचले हिस्से में क्या होते हैं, जो छिपे पैसे होते हैं, वो उंगली से टकराने के कारण आवाज़ करते हैं, है ना? और ऐसा लगता है मानो वो अंदर हैं, अंदर होने का आभास दिलाते हैं मुझे। कावित्री ने लुप्त होती जा रही देश प्रेम की ओर संकेत किया है। जिस तरह से ये लुप्त सिक्के हैं, लुप्त चिल्लर छिपे हमारे पॉकेट में, उसी तरह से हमारी मन में देश प्रेम की भावना खत्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। किसी प्रकार किसी और कार्य को करते हुए लगे हाथ कभी मौका लगता है, कभी हम तो दूसरे कार्य में हमेशा विलीन रहते हो, डूबे रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब मौका अवसर आता है तो देश प्रेम का प्रदर्शन भी कर लिया जाता है। तो उसी वक्त हम लोग देश प्रेम का भी प्रदर्शन कर लेते हैं। वो मौके कब होते हैं? अक्सर वो मौके 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही देखने को मिलता है। कोट की फटी जेब के अस्तर में जब कुछ भारीपन महसूस होता है, तो खोजने पर पता चला कि वह एक वजनीय सिक्का था। वो क्या था? एक वजनीय सिक्का था सिर्फ। आज के परिवेश में देश प्रेम की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो गई है। वह वजनीय सिक्के की तरह ही रहे हमारे लिए भारी हो गया। एक सिक्के की तरह मानो देश प्रेम भी हमारे ऊपर बहुत भारी है। हम लोग उसको देश प्रेम को इतना भारी समझ लेते हैं कि हम लोग से निभाया ही नहीं जाता, जो काफ़ी खोजने पर किसी स्तर में पड़ा मिल जाता है। बहुत खोजते हैं, जब हमें अवसर मिलता है, जब हमें समय मिलता है कि हम दिखाएं, तो बहुत खोजने पर, बहुत मतलब मेहनत करने पर हमारे अंदर से देश प्रेम उजागर होती है, देश प्रेम दिखाई पड़ती है। और वो भी सिर्फ दिखावे मात्र के लिए, जिसे अपनी सुविधा अनुसार हम उसका प्रदर्शन कर लेते हैं, सिर्फ अपने ज़रूरत, अपने सुविधा के हिसाब से ही उसका प्रदर्शन करते हैं, अन्यथा हम उसका प्रदर्शन भी नहीं करते। अनामिका जी ने बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आगे चलते हैं। आगे बताया गया है अगले पद में, वैसे तो भारी भरकम चीजों से मुझको डर लगता है। वैसे क्या? भारी भरकम चीजों से मुझको क्या लगता है? डर लगता है। लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। भारी भरकम चीजों से डर लगता है, लेकिन मिल ही गया तो प्यार से देख लिया। भारी भरकम चीज़ों का तो अभी इससे पहले मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को। भारी भरकम का अर्थ होता है अत्यधिक वजन वाला, बहुत ज़्यादा वजन होना चीज़, मतलब वस्तुएं होती है। तो भारी भरकम चीज़ों से डर लगता है, लेकिन मिल ही गया तो प्रेम से उसे देख लेते हैं। कावित्री को एक जेब से जब वजनदार खुले पैसे मिले हो, ठीक है, तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ी। उन्हें डर सा लगा कि यह इतनी वजनदार वस्तु क्या है, यह क्या कहाँ से आ गई। किंतु जब उन्होंने उन पैसों को बाहर निकाला तो उन्हें देखकर उनको प्यार आ गया, क्योंकि आखिर वे थे तो काम के ही, चाहे वजनदार हो चाहे जो हो, लेकिन वो क्या थे? बहुत काम के थे। उसका इस्तेमाल हम कर सकते थे, उससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते थे, सिर्फ उसको दिखाकर। पैसे हम लोग दिखाकर, पैसे देकर हम लोग क्या करते हैं? सामान को खरीद लेते हैं। वैसे ही तो वो हमारे काम की चीज़ हो गए।
पैसे चाहे जैसे हो, जिस रूप में ही क्यों ना मिले, उसे काम का समझकर वे रख लेती हैं। पैसे जैसे भी हो, जिस भी रूप में हो, लेकिन वो काम के ही होते हैं। कहीं पर भी उसे दिखा दो, उसे दे दो, काम बन जाता है। तो आज के परिवेश में कोई किसी का बोझ उठाना नहीं चाहता, चाहे वह देशभक्ति ही क्यों ना हो। देश का भी, देशभक्ति यानी देश प्रेम का भी बोझ कोई उठाना नहीं चाहता। हाँ, उस देश भक्ति के प्रदर्शन की यदि कुछ लाभ मिलने की संभावना हो तो वह प्यारी भी लगने लगती है। देखो, वही देशभक्ति, अगर उस देशभक्ति से कोई फायदा होता है, उससे कोई लाभ दिखता है, तो वो देशभक्ति हम लोग अपना लेते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अपना लेते हैं। 15 अगस्त के दिन हो, 26 जनवरी के दिन हो, अब लाभ होने वाला है भाई, उसमें कोई कंपटीशन हो रहा है, हमें देशभक्ति को इतना उजागर करके दिखाना है, इतने मतलब वो दिखाना है कि हमारे अंदर देशभक्ति भरी हुई है और हमें उससे बहुत फायदा मिलने वाला है, वहाँ लाखों लोग आने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, देशभक्ति को एक मजाक मात्र के लिए ले लेते हैं, उसका यूज, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं। आज की दुनिया में देशभक्ति का बस एक दिखावा ही रह गया है। तो अनामिका जी प्रस्तुत पद में यही कहीं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनामिका जी अगले पद में क्या कहती हैं। 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रीय गान, एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया। कंबल वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। बोले क्या कि 26 जनवरी की थी ठंडी सुबह, तो 26 जनवरी तो पता ही है, महीने का 26 तारीख, ठंडी सुबह यानी ठंड का मौसम रहता है, तो ठंडी से भरी हुई सुबह यानी प्रातःकाल, सुबह का मौसम। तकिया बोलते हैं, है ना, सिर के नीचे प्रयोग किए जाने वाली जो वस्तु, उसको तकिया। ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर लिख लो, मेन आपके लिए ट्रांजिस्टर शब्द है और इस पर क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से रखना। ट्रांजिस्टर मतलब होता है रेडियो, ठीक है, आप लोग लिख लो। और इस पे क्वेश्चन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एमसीक्यू का, कि तकिए के नीचे क्या खुला छूट गया था, तो ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो पता ही है, खुला मतलब होता है बजता हुआ, खुला कहने का मतलब यही होता है ना, बजता हुआ। और राष्ट्रीय गान, राष्ट्र का गीत बजता हुआ छूट गया था। फिर एक पल मतलब होता है क्षण भर। मटियादों का मतलब होता है इग्नोर कर देना या बंद कर दूं, उसको बंद कर देना या इग्नोर कर देना। सावधान मतलब होता है सम्मान की मुद्रा में खड़े हो जाना। सावधान मतलब सम्मान की मुद्रा में खड़े हो जाना, सभी को पता है। हम लोग स्कूल में हो, जगह जगह हम लोग सावधान कराया जाता था प्रार्थना के टाइम में। तो सावधान मतलब होता है सम्मान से खड़े हो जाना। तो प्रस्तुत कविता में कावित्री जी कहती हैं कि कावित्री सोई थी, प्रातःकाल का समय था और 26 जनवरी का दिन था। देखो, सुबह का समय था, 26 जनवरी का दिन था, कावित्री सोई थी कि तभी उन्हें एक तकिए के नीचे से राष्ट्रीय गीत सुनाई पड़ा। तभी तकिए के नीचे से उन्हें राष्ट्रीय गीत सुनाई पड़ता है। वे यह समझ नहीं पा रही थी वह कैसे और कहां से आ रहा था। उन्हें पता नहीं कि वो किस स्थान से आ रहा था, कहां से बज रहा था। किंतु जब उन्होंने तकिया उठाया तो उसके नीचे रेडियो रखा था, तो उसे उन्हें क्या दिखा, रेडियो दिखा, जिसे वे बजता छोड़ दी थी। उसे उसी से वह स्वर सुनाई पड़ रहा था। तो वो आवाज, जो राष्ट्रीय गान, उसी रेडियो से आ रही थी जो तकिए के नीचे छूट गई थी। कावित्री कहती हैं कि एक बार उनके मन में आया कि रेडियो को बंद कर दें या उसको इग्नोर कर दें, यानी अनसुना करके उसको छोड़ दें। लेकिन वो पता नहीं किस अज्ञात, यानी पता ही नहीं किस शक्ति से वो अपने कंबल उम्बल को फेंक देती हैं, सरका देती हैं, साइड कर देती हैं और फौरन उनके अंतःकरण में छिपी राष्ट्रीय प्रेम जो होता है,
राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान और जो भावना होती है वो फौरन उनके मन में आ जाती है, और वो तत्काल उसी वक्त खड़ी हो जाती हैं, उससे प्रेरित होकर खड़े हो जाती हैं। मान्यता यह है कि राष्ट्रीय गान की बजने पर राष्ट्र के सभी नागरिक सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। किंतु अब तो तकिए के नीचे पड़े मोबाइल हो या रेडियो पर हो, राष्ट्रीय गान बजता रहता है। अब तो हर जगह राष्ट्रीय गान बजता रहता है, और हम आराम से कंबल ओढ़े सोए पड़े रहते हैं। लोग तो रिंगटोन भी राष्ट्रीय गान लगा लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कंबल में आराम से सोए रहते हैं। कावित्री जी ये कहती हैं कि बल्कि ऐसा मन करता है कि अभी इस यंत्र को ही फेंक दूं। जब बजने लगता है तो ऐसा लगता है इसी यंत्र को उठाकर फेंक दें, यानी मोबाइल हो या रेडियो, उसको उठाकर फेंक दें। किंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनमने मन से ही राष्ट्रीय गान सुनकर खड़े हो जाते हैं। मन नहीं करता उनका खड़े होने का, मगर सुन रहे हैं तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आशा की किरण अभी जागृत है, अभी भी थोड़ा सा देश प्रेम उसमें बचा हुआ है। अगले पद में अनामिका जी कहती हैं, अजब चीज है प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती ही नहीं। वर्षों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। वर्षों पहले यानी पहले की बात, हम सिनेमा घरों में खड़े हो जाते। अजब, चलो हम लोग थोड़ा सा जान लेते पहले। अजब क्या होता है? अजब का मतलब होता है विचित्र, मतलब अनोखी। प्रेम मतलब होता है प्यार या मोहब्बत। यूं ही, है ना, प्रेम मतलब प्यार और मोहब्बत। यूं ही का मतलब क्या होता है? यूं ही देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, पहले यूं ही, ऐसे ही। झटके मतलब एकाएक, झटके से यानी एकाएक, तुरंत हो जाना। यानी सिनेमा घरों मतलब क्या होता है? चलचित्र गृहों, सिनेमा घर को बोलते हैं चलचित्र गृहों, यानी घर गृहों, घर बोलते हैं ना। चलचित्र मतलब जहाँ पर जो है हमें चित्रों के माध्यम से हमें मतलब दिखाया जाता था, फिल्म मूवीज, ये सारे चीज दिखाए जाते थे, तो उसी को बोलते हैं सिनेमा घर। तो आशय यह है प्रस्तुत कविता के माध्यम से, कावित्री का आशय है कि कावित्री कहती है कि जब हमें किसी वस्तु से प्रेम हो जाता है तो एक बार प्रेम हो जाने पर अनेकों अव्यवस्थाओं से के बाद भी उनकी मतलब याद आ ही जाती है। जितनी भी हम कोशिश कर लें कि उनकी याद ना आए, उससे छुटकारा मिल जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी याद आती रहती है। अब देखो अचानक से ये बातें भी याद आ जाती है कावित्री जी को। वर्षों पहले जब कभी चलचित्र गृह से, यानी जो सिनेमा घर थे, उनमें से चलचित्रों को देखने में मग्न रहती थी, यानी जो मूवीज फिल्म को देखने में मग्न रहती थी, उसमें डूबी रहती, तब एकाएक में अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो जाती थी। तब क्या होता था, राष्ट्रीय गान बजता और एकाएक अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो जाती थी। लुप्त होती जा रही है देश प्रेम, लेकिन अब नहीं है। अब क्या है? लुप्त होती जा रही देश प्रेम इतिहास के द्वारा उभारने का सफल प्रयास कावित्री ने किया। इसमें बहुत सफल प्रयास किया कि हम इसे इतिहास को दिखाते हुए मनुष्य के अंदर की जो है देशभक्ति और देश प्रेम को उभार सके, उकेर सके। कावित्री कहते हैं कि पहले सिनेमा घरों में भी जब राष्ट्रीय गान बजता था तो लोग उसके सम्मान में उठकर खड़े हो जाते थे, और जिसे हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन जिसे आज हम लोग क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, उसे पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हमारा जो है ध्यान राष्ट्रीय प्रेम की ओर रहता ही नहीं है। अगले ही पद में कावित्री कहती हैं, हेलन के सभ्य कैबरे और मुकरी की भोली फुलझड़ियों के बाद जेमिनी कलर में द एंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पर, और शुरू होता था जन गण मन ऐसे ही। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पहले मीनिंग जान लेते हैं। चलो यहाँ पर लिखते जाएं थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मीनिंग आपको लिखना है। हेलेन
स्टूडेंट्स लिखें हेलेन एक प्रसिद्ध नृत्यकार अभिनेत्री थी, हेलेन। ठीक है। कैबरे मत क्या, कैबरे लिख लो, एक प्रकार का नृत्य, एक नाच। मुकरी एक अभिनेता, ये मुकरी जो है एक अभिनेता। ठीक है, मुकरी अभिनेता। फुलझड़ियाँ तो सभी को पता है, फूलों के समान चिंगारी की बारिश होती है, हम लोग सभी दीपावली में है ना जलाते हैं, दीपावली हो या फिर शिवरात हो, बहुत सारे पर्व में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जेमिनी, जेमिनी पता होना चाहिए आप लोगों को। सुंदर, टिम का मतलब होता है दिखाई देना। और शुरू हो जाता है क्या, जनगण मन, ऐसी तो इसमें और कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ कठिन हो या आपको जानने की ज़रूरत हो। सिनेमा के पर्दे, पता ही है आपको कि सिनेमा घर में जो पर्दे जिस पर जो है चलचित्र दिखाए जाते हैं उसी को बोलते हैं सिनेमा के पर्दे। प्रस्तुत पद का आशय हम लोग समझ लेते हैं स्टूडेंट। प्रस्तुत पद में कावित्री कहती हैं, कावित्री का कहना है कि जब वे चलचित्र गृह में बैठी रहती थी, जब वे सिनेमा घरों में बैठी रहती थी, चलचित्र गृह में बैठी रहती थी और एक प्रसिद्ध यानी जो नृत्यकार यानी नृत्यकारा यानी जिसको बोलते हैं अभिनेत्री हीरोइन हेलेन की नृत्य के साथ एक कलाकार मुखरी जो अपनी कविता अग्नि क्रीड़ा करते हुए सुनाई पड़ती थी। तो चित्रपट पर सुंदर रंगों यानी चित्रपट किसको बोलते हैं, जिस पर चित्र दिखाई पड़ता था। चित्रपट यानी वर्ड्स को ध्यान में रखना, जो यानी पर्दे, सिनेमा के पर्दे पर सुंदर रंगों बिरंगों बिरंगी उसमें समाप्त यानी द एंड को कहते हैं समाप्त, है ना। तो सभी को पता है समाप्त दिखाई पड़ता था, लिखा हुआ द एंड यानी समाप्ति। तो राष्ट्रीय गान सुनाई पड़ता था और हम सीट छोड़कर उसके सम्मान में उठ खड़े होते थे, और जब वो ऐसा होता तो हम उसके सम्मान में उठकर खड़े हो जाते थे। तो इससे क्या आशय है, अर्थात फिल्म चाहे कैसी भी हो, सम्मानपूर्ण हो, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेत्री हेलेन का नृत्य हो या हास्य अभिनेत्री मुकरी के हास्य दृश्य हो, ऐसे फिल्म के अंत में भी जब राष्ट्रीय गान बजता था तो हम उसके सम्मान में उठ कर खड़े हो जाया करते थे। किंतु आज ये राष्ट्रीय गीत की सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। देखो पहले कैसे भी फिल्म रहते थे, बट लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता था, हमें राष्ट्रीय गान जैसे ही सुनाई पड़ता था फौरन सीट छोड़कर हम खड़े हो जाते थे। आज तो राष्ट्रीय गान बजता ही रहता है, राष्ट्रीय गीत बजता ही रहता है, हमें अनसुना कर देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अब राष्ट्रीय प्रेम एकमात्र दिखावे के लिए है। प्रस्तुत कविता के आखिरी पद में कावित्री जी क्या कहती हैं देख लेते हैं। धीरे धीरे क्यों कर छीजने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, यह धुन जो मोबाइल की है क्या आपकी जेब से आ रही है। प्रस्तुत पद में कावित्री ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। स्टूडेंट्स आप लोग भी ध्यान दें यहाँ। धीरे धीरे क्यों कर छीजने लगा आवेग, छीजने का अर्थ होता है छीजने, छीजने अर्थ होता है कम होने लगा। आवेग क्या होता है, उत्साह, हमारे मन की उत्साह चाहत। जहां सारे जहां, संसार। धुन किसको बोलते हैं, स्वर को बोलते हैं, आवाज को। मोबाइल तो पता ही है, मोबाइल यंत्र है एक प्रकार का। तो जेब, जेब जिसको बोलते हैं पॉकेट बोलते हैं, पॉकेट को बोलते हैं जेब। तो प्रस्तुत पद के माध्यम से कावित्री कहती हैं
कि अब धीरे धीरे देश प्रेम की भावना कम होती जा रही है, हमारे अंदर की देश प्रेम की भावना खत्म होती जा रही है। किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि किसी की जेब में दूरभाष यंत्र से ध्वनि आने लगी है। सारे जहां से अच्छा हमारा देश भारत। यह सुनकर कावित्री को आश्चर्य होता है। वे पूछती हैं कि क्या यह ध्वनि जो आ रही है वह आपकी जेब में बज रही है? अर्थात अब देश प्रेम को भी पैसे के लिए वे मैं पैसे के लिए क्या होता है, पैसे के रूप में क्या करते हैं, जेब में रखकर लोग भूल गए हैं कि वह क्या है। बस उसको रख लिए हैं, उसको कॉलर ट्यून बना लिए हैं, उसको जो है रिंगटोन बना लिए हैं, अपने मोबाइल्स में रख लिए हैं। तो ये देश प्रेम के साथ ऐसा खिलवाड़ इस तरह से लोग कर रहे हैं। अर्थात वो और दिन थे जब सिनेमा घरों में भी हम राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। आज राष्ट्रीय गान के प्रति वह श्रद्धा नहीं रही, वह सम्मान नहीं रहा, वह प्रेम नहीं रहा। अब वह मोबाइल का ट्यून बन चुका है। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। फिर भी क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। स्टूडेंट्स, आप लोग अपने मन में देश के प्रति प्रेम रखें। कावित्री का यह जो प्रयास है उनके प्रयास को सफल बनाएं। और स्टूडेंट्स, इस पद को, प्रस्तुत पाठ को, प्रस्तुत कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लें। उम्मीद है सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। आने वाले क्लासेस के वीडियो, आने वाले चैप्टर्स के वीडियो आसानी से मिल सके। अगर कोई डाउट्स है, कोई इसमें समझ में नहीं आया कि कोई पार्ट्स, तो उस पर आप कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी मैं वीडियो बनाकर या उसका किसी भी तरीके से आप लोगों तक उसका आंसर पहुँचाया जाए, आप लोगों के प्रश्न का आंसर पहुँचाया जाए। धन्यवाद।